क्या आप सभी लोगों को जो है क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताइए। तो जल्दी सभी लोग आंसर करें कि आपको जो है क्वेश्चन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि थोड़ी सी सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है शाम के समय पर, उसी के चलते क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, और उसमें जो है बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न जो दिया गया है, हु इज द अथर ऑफ द बुद्धा एंड द हिज धम्म। ठीक है, द बुद्धा एंड हिज धम्म की जो है लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है कि जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, राजमोहन गांधी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कि आपको बताना है कि तो देखिए, अगर हम बात करें इससे पहले प्रश्न की, आपका द बुद्धा एंड हिज धम्म। धम्म क्या था आपको समझ लीजिए। आपका आपके इनके तीन चिन्ह थी, बुद्ध, धम्म और संघ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने बी आंसर बताया बिल्कुल सही आंसर बताया है। तो एक बार क्लास को सभी लोगों के साथ में शेयर कर दें। मैं मालूम है कुछ लोग आकर के वापस क्विट कर दिया था। तो एक बार जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि सभी लोग जो हैं क्लास में उपस्थित हो जाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, ब्लीडर। ठीक है, आपको ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए कि ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। स्वामी आपका सॉरी स्विमिंग से, तैराकी से, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से या बॉक्सिंग से। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी लोग आंसर करें कि इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा। ब्लीडर शब्द किससे संबंधित है? देखिए, आपका क्रिकेट से भी संबंधित नहीं है, वॉलीबॉल से भी संबंधित नहीं है, तैराकी में भी आपका ब्लीडर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके जी इसका शब्द जो है आपका बॉक्सिंग, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ब्लीडर शब्द जो है किससे? बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बॉक्सिंग। चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? ठीक है, चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? भूटान का, चीन का, म्यांमार का या फिर नेपाल का? ठीक है, चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? भूटान का है, चीन का है, म्यांमार का है या फिर नेपाल का है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है। ठीक है, और कोहली यहाँ के क्या हैं? आपके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और आपके राष्ट्रपति भंडार नायके हैं। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, भूटान है, भूटान से भी अभी कुछ थोड़ा बहुत विवाद चल रहा था, नेपाल से भी चला। तो यह सभी देश क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझ लीजिए। आपका इसमें देखिए, नेपाल आप लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि भूआबद्ध देश है। आपका भूटान भी भूआबद्ध देश है, जिसकी राजधानी आपकी थिम्पू इसकी राजधानी है, थिम्पू। और इनके जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिग्मे खेसर मांगदयाल नामचू। ठीक है, आपका जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू यहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि सर्वे सर्वा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? आप सभी को बताना है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर राजस्थान? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप सभी को बताना है कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम है, कर्नाटक है, उड़ीसा या राजस्थान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम। असम पर जो है अहोम साम्राज्य का, ठीक है, अहोम वंश का शासन था। और कब से कब था? 1228 से लेकर के
1826 तक, 1826 तक हुआ। इसके बाद में आपका यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन की स्थापना कर ली थी, और यह राज्य अहोम वंश किसके अधीन हो गया था? अंग्रेजों के ही अधीन हो गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहाँ है, कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? एन्नोर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट, या फिर पारादीप पोर्ट? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी को बताना है जल्दी से कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहाँ है? एन्नोर में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, छत्रपति शिवाजी पोर्ट है, या पारादीप पोर्ट है? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका मुंबई में स्थित है। और इसका एक और नाम से इसे जाना जाता है, इसे एक और नाम से, किस नाम से? आपका नौवा सेवा, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। और अरब अरब सागर के तट पे है। किस पे? अरब सागर तट पे है। ठीक है, अरब सागर के तट पर यह है, और यह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, सबसे बड़ा यहाँ पर कंटेनर पोर्ट है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर करना है आप सभी लोगों को कि स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल गोर्बाचेव, या बोरिस एल्त्सिन, या फिर निकोलाई बुल्गागिन? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निकोलाई बुल्गागिन आपका इसका सही आंसर है। यह आपके नवंबर 1955 में भारत आए थे। ठीक है, तो आपका स्वतंत्र भारत के पहली रूसी प्रधानमंत्री जो यात्रा की थी वो कौन थे? निकोलाई बुल्गारिन थे। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को है, और इसमें व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन वर्तमान के वहां के राष्ट्रपति हैं, और इनका कार्यकाल 2036 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया इनका कार्यकाल? 2036 तक आपका इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और आपका इतने लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति, आपका संवैधानिक रूप में रहने वाले प्रधान राष्ट्रपति की श्रेणी में या इनका पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, पिछले लगातार 4 सालों से या वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है लाइव सेशन को शेयर कर दें। अब आपको बताना है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है, या फिर आपका एंटोमोलॉजी कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो देखो आपका अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ठीक है, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है आपका डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटोमोलॉजी जो है कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन को। जियोलॉजी तो आपको पता होगा, ठीक है, जियोलॉजी किसे कहा जाता है? आपका किससे संबंधित है? भूगर्भ विज्ञान से किससे संबंधित है? आपका भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? आपका पक्षियों के अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे संबंधित है? पक्षियों से रिलेटेड है। आपका एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात की जाए, एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मनुष्यों का अध्ययन, ठीक है, मनुष्यों की जो मानवता का अध्ययन होता है वो इसमें आता है, मनुष्यों का अध्ययन आ जाता है। ठीक है, एक एक बहुत चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका तो आंसर हो गया एंटोमोलॉजी, आपका कीड़ों के अध्ययन क्यों कहा जाता है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। और याद करते रहे, एंथ्रोपोलॉजी पोलॉजी होता है आपका मनुष्यों का अध्ययन, मानवता का अध्ययन कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और जूलॉजी भूगर्भ अध्ययन, एंटोमोलॉजी आपका कीड़ों का अध्ययन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग भी ऑनलाइन है एक बार सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और ताकि बहुत सारे लोग जो हैं लाइव क्लास में आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
किसी भारतीय राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? किसी भारतीय राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा के रहने वाले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, एन डी तिवारी थे, आपका पद्मजा नायडू थे, सरोजिनी नायडू या लक्ष्मीकांत झा। देखिए अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू। क्या हो जाएगा? पद्मजा नायडू हो जाएगा। या आपका 3 नवंबर 1956 से लेकर के 1 जून आपका 1967 तक आपके क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे। और कहाँ के रहे थे? आपके पश्चिम बंगाल के। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और देखो इन्हीं की पुत्री कौन थी? इन्हीं की पुत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू इन्हीं की पुत्री थी। ठीक है, ध्यान रखें इनके पिताजी का भी नाम आपका क्या है? आपका आपका पद्मजा नायडू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? आप सभी को बताना है कि आपका कि एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? जल्दी से आंसर करें। देखिए अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? इसके 3 सत्र होते हैं। क्या होते हैं आपके? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? 3 सत्रों में आपका पहला आपका बजट सत्र हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा मानसून सत्र हो जाएगा, जुलाई अगस्त में होता है आपका जुलाई। और तीसरा आपका क्या हो जाता है? आपका शीतकालीन। ठीक है, शीतकालीन सत्र होता है जो कि आपका दिसंबर के मध्य से स्टार्ट होता है। दिसंबर मध्य से स्टार्ट हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्य अवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट द कंट्रोल दैट मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर एंड बैलेंस एंड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको बताना है जो आपका शारीरिक संतुलन होता है, जो आपका शारीरिक संतुलन होता है वह मनुष्य के किस भाग द्वारा कंट्रोल होता है? ठीक है, सेरिबम द्वारा, आपका ब्रेन स्टेम द्वारा, आपका डायनेसेफेलॉन द्वारा या आपका सेरिबेलम द्वारा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी लोग आंसर करें। देखिए आपका शारीरिक जो मुद्राएं होती हैं, शारीरिक मुद्राएं जो होती हैं वो आपका सेरिब्रम द्वारा जो है कंट्रोल की जाती हैं। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और इसी के साथ आपका जो इसमें आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई। यहाँ पे सेरिब्रम न होकर के क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेरिबेलम द्वारा। ठीक है, सेरिब्रम नहीं होता, सेरिबेलम द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। एक बार ध्यान से सभी लोग देख लें, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो सेरिबेलम शारीरिक मुद्राओं का को संतुलन, ऐच्छिक पेशियों को का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। ठीक है, तो सेरिब्रम ना होकर के आपका क्या है? सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग देख लें और आपका यही इसका सही आंसर हो जाता है। सेरिब्रम का कार्य जो है आपका सेरिबेलम का कार्य जो है शारीरिक संतुलन के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करें और साथ ही साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करते रहें। शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? आप सभी को बताना है शरीर के किस भाग में से रक्त का उत्पादन होता है? मस्तिष्क से, मेरुदंड से, हृदय से, फेफड़ों से? क्या इसका आंसर होता है? आप आंसर करें सभी लोग कि शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? मस्तिष्क, मेरुदंड, हृदय या फेफड़े? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? देखो रक्त शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन, देखो उत्पादन की बात कही गई यहाँ पे, ध्यान से पढ़ें आप सभी लोग। देखो रक्त का जो उत्पादन होता है वो बोन मैरो द्वारा होता है। क्या होता है आपका? बोन मैरो द्वारा होता है। ठीक है, और हृदय सिर्फ इसको पंप करता है। ठीक है, हृदय क्या करता है? इसका
सिर्फ इसको पंप करता है। तो बोन मैरो में आपका रक्त का निर्माण होता है, और इसी में आपका बोन मैरो में ही क्या होता है, आपका आरबीसीज का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, आरबीसीज का निर्माण होता है, जो कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है? जल्दी से आंसर करें। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या बॉक्सिंग? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी लोग इसका आंसर करें कि बांग्लादेश का सही आपका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखो, हम बांग्लादेश की अगर बात करें तो आपका उसका राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्या है आपका? कबड्डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का तो पता ही होगा, भारत का भी क्या है आपका? भारत का हॉकी है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें, इंग्लैंड का क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड का क्रिकेट है। ठीक है, इंग्लैंड का आपका क्रिकेट है। अमेरिका का क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का क्या हो जाएगा? बेसबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस चिकित्सीय स्थिति में आंख का प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय समय के साथ स्थिति बिगड़ती जाती है? आपको बताना है कि इन विच मेडिकल कंडीशन इज द आई ऑप्टिक नर्व डैमेज्ड एंड द कंडीशन वर्सन ओवर द टाइम। आपको बताना है कि आपका कैसी एक मेडिकल स्थिति ऐसी होती है जिसमें आँख आँख की जो आपका नर्वस सिस्टम होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है और समय के साथ साथ वो बिगड़ता चला जाता है। सूखी आँख अवस्था के साथ मांसपेशियों का क्षरण या ग्लूकोमा या मोतियाबिंद? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, आपने नाम सुना होगा काला मोतियाबिंद। ठीक है, काला जो मोतिया नामक रोग होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आपका? ग्लूकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें जब एक बार ऐसा हो जाने पर कंडीशन क्या होती है आपकी? बिगड़ती चली जाती है। क्या हो जाती है आपकी? बिगड़ती चली जाती है। ऑप्टिक नर्व जो है एक तेजी से बदलाव होता रहता है और वह क्या होती है? स्थिति और बिगड़ती चली जाती है और आपका चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। क्या दिखाई देने लगती है? चीजें आपकी धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? देखो, श्रीलंका अब आपका देखो इंडिया का ही नहीं, आपको पास पड़ोसी देशों का भी आपको याद रखना पड़ेगा कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? माउंट पेड्रो, बाइबल रॉक, किगरपोट्टा या हकगाला? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपको सभी को बताना है कि आपका श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो माउंट पेड्रो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट पेड्रो और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2524 मीटर। कितनी है आपकी? 2524 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसकी दूसरी, श्रीलंका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप किरिगल पोट्टा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है आपकी 2388 मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, सभी लोग जो हैं जितने भी लोग दोस्त उनके दोस्त और जो पढ़ने वाले दोस्त हैं या तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तक क्लास शेयर कर दें और जल्दी ही ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। ठीक है, बस आपका एक या दो दिनों में आपका क्या हो जाएगी? आपकी ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो जाएगी। तो जो भी लोग आपका ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं वह लोग जो हैं नीचे आपका नंबर दिए गए हैं, उन्हीं नंबरों पे आपका संपर्क कर सकते हैं। वरना अगर हम बात करें तो 9794782230 पर संपर्क कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जो है इस पर संपर्क करके ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से
अवध का अंतिम नवाब कौन था? सआदत अली खां, ठीक है, अमजद अली खां, मोहम्मद मुकीम या बाजिद अली शाह? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपको बताना है कि आपका निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? सआदत अली खां, अमजद अली खां, मोहम्मद मुकीम या फिर बाजिद अली शाह? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो देखिए, अगर हम बात करें अंतिम नवाब की, तो अंतिम नवाब हो जाएंगे बाजिद अली शाह। क्या हो जाएंगे आपके? बाजिद अली शाह हो जाएंगे। इन पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके, किसका आरोप लगा करके? कुशासन का आरोप लगा करके, इनको 1856 में इनको क्या कर दिया था? बेदखल कर दिया था, और इनको जो है कलकत्ता भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था आपको? आपको कलकत्ता भेज दिया था इनको। तो फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति में आपका इनकी बीवी, आपका बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने अपने पुत्र, ठीक है, इनका पुत्र कौन था आपका? बिजरिस, ठीक है, पुत्र बिजरिस को, 4 वर्षीय पुत्र को, बिजरिस को आप वहां का नवाब बनाया, और उसके बाद में आपकी 1857 की क्रांति में भाग लिया था लखनऊ की तरफ से, ठीक है। अब सआदत अली खां प्रथम नवाब थे। आप सभी के लिए आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन ही बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी लोगों के लिए। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फॉट? सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1854, 1897, 1878, 1867? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप सभी को बताना है कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। देखिए, अगर हम बात करें 19 नंबर प्रश्न की, तो क्या हो जाएगा? देखो, सारागढ़ी लड़ाई आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? 1897। क्या हो जाएगा इसका? 1857। अगर पूरी 97 पूरी डेट की बात करें, 12 सितंबर 1897 जो है, 1897 में लड़की, और किसके किसके बीच थी आपकी? जो आपके ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वर्सेज आपका अफगानों के। आपने अभी एक मूवी देखी होगी, आपका जो अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाई थी, वह आपकी सारागढ़ी नामक जो है लड़ाई पर भी आधारित थी, ठीक है। उसका अभी नाम याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी थी वो। अभी जो आपके अक्षय कुमार की, जिसमें वो सिख बने हुए हैं, सिख रेजिमेंट, 36 रेजिमेंट आपका था, ठीक है, 36 सिख रेजिमेंट की 4थी बटालियन जो थी उसमें दिखाई गई थी। उसमें आपको जो है वही लड़ाई, सारागढ़ी की लड़ाई ही दिखाई गई थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक या बहुतायत में उत्पादन करता है? ठीक है, सभी लोगों को आंसर करना है कि विच थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक प्रोसेस propose that countries export what they can most efficiently and the plentiful produce? कि भाई जो चीज कुशलता पूर्वक पैदा की जा सकती है या बहुतायत में आपका उत्पादन किया जाता है, वही चीज जो है आपको निर्यात की जाती थी। यह कौन सा निर्माण आपका कहता है? कौन सा मॉडल? इनपुट आउटपुट मॉडल, हेक्सचर होलिन मॉडल, सोलोप सॉन मॉडल या कार्नाट कंपटीशन मॉडल? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, इसका सही आंसर है बी, हेक्सचर होलिन मॉडल, ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए चलते हैं हमने अगले। हाँ बिल्कुल, अनुज मिश्रा सही बताया आपने, वो केसरी मूवी थी, अभी अक्षय कुमार की आई थी केसरी मूवी, उसमें सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में बताया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है। विल्सन रोग जो है एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। आपको बताना है कि विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, ठीक है। तो विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के अत्यधिक मात्रा में संचय होता है।
तो कॉपर, कैल्शियम, आयरन, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो देखिए अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो क्या हो जाएगा 22 नंबर का, कि आपका विल्सन रोग जो है किसके अत्यधिक मात्रा के संचय से हो जाती है? कॉपर की। ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा दुर्लभ रोग है, ज्यादातर इंसानों में पाया नहीं जाता है। ठीक है, कभी बहुत ही ज्यादा रेयर केस में पाया जाता है। मनुष्य के अंदर तांबे की मात्रा, जब कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है तब ऐसा रोग हो जाता है। और इस रोग से क्या होता है? गुर्दा, आंख और मस्तिष्क। विल्सन रोग से कौन कौन से आपके अंग प्रभावित होते हैं? आपके गुर्दे प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, गुर्दा आपका हो जाता है, फिर आपका आंख प्रभावित होती है, और इसी के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन थे, टी एन सेनन थे, सुनील अरोरा थे, या फिर एम एस गिल थे। ठीक है, आप सभी को बताना है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, टी एन सेशन थे, सुनील अरोरा थे, या एम एस गिल थे? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी, देखो आपका 25 जनवरी 1950 को इनको बना मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। ठीक है, और वर्तमान में आपके कौन है? सुनील अरोरा। ठीक है, कौन है आपके? सुनील अरोरा वर्तमान में आपके चुनाव आयुक्त हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक बात और जान लें, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? देखिए बहुत आपका जनरली क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है कभी कभी, आपका ज्योग्राफी में आपका जो है जैसे ग्रह आप प्लेनेट के बारे बात की जाती है तो वहां पर ये बात बताई जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है। तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 109 गुना। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 109 गुना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 24 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का 109। देखो ध्यान रखें, सूर्य में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? आपका हाइड्रोजन पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्या है आपकी? हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन। उसके बाद में आपका हीलियम पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है। और यहाँ पर इसके सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या है आपका? नाभिकीय संलयन, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्या है आपका? उसकी ऊर्जा का स्रोत है। देखो हम ये आपका जो एक्सप्लेनेशन हो जाता है यही आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम इसमें और भी कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं, आपका हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। क्या है आपके? 8 ग्रह हैं। 90 ग्रह को आपका डॉर्फ प्लेनेट के की घोषणा डॉर्फ प्लेनेट बताया गया, जैसे कि आपका एम है। तो चलिए चलते हैं प्लूटो जिसे कहते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? आपके भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है आपको बताना है। अमरेली है, दाहोद है, भरूच है, गौरमोता है। क्या हो जाएगा सही आंसर? भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अमरेली, दाहोद, भरूच, गौरमाता, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर पश्चिमी बिंदु का हो जाएगा आपका गौर माता। गौर माता इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में स्थित है। इसको जो है आपका जो यहीं पे आपका सरक्रीक स्थित है। क्या है आपका? सरक्रीक स्थित है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रतिवर्ष प्रति परिवार तक रुपए चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रतिवर्ष प्रति परिवार तक रुपए चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जाएगी। क्या हो जाएगा है इसका सही आंसर? कितने की आपको चिकित्सा सुविधा सरकार पहुंचाएगी? ठीक है, आपको सभी को बताना है कि कितने रुपए की चिकित्सा राशि जो है भारत सरकार देगी। तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 5 लाख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान योजना के तहत। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम क्या है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। भारत का सबसे जो छोटा जिला है वो आपका माहे है। क्या है आपका? माहे सबसे छोटा जिला है। और माहे है किस राज्य का जिला है? किस राज्य का जी? आपका केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। आपका किसका है? पुडुचेरी का जिला है। और ये स्थित कहाँ पर है? ठीक है, माहे कहाँ पर स्थित है? माहे आपका केरल में स्थित है। आज सुबह वाले उसमें आपका कल वाले जीके में बताया था ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 4 जिले हैं और चारों अलग अलग सीमा उनकी नहीं सुनती है छूती है। देखिए आपका आंचल जी पूर्वी बिंदु जो है किवीथू है। ध्यान से सुने लेकिन बार बार ना बोले किवीथू, हम तो बार बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपका पूर्वी जो बिंदु है आंचल वो आपका किवीथू है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगर दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और ये ग्रेट निकोबार पे स्थित है। अगर हम उत्तरी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो और अगर बात करी जाए भारत के सबसे बड़े जिले की, अगर भारत के सबसे बड़े जिले की बात करी जाए तो लेह आपका जो है सबसे बड़ा, सॉरी कच्छ सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, उसके बाद में लेह सबसे बड़ा जिला। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? ठीक है, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? पुरुषपुर, भाग्यनगर, मछलीपट्टम या आपका प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से सभी लोग आंसर करें कि गुवाहाटी का पुराना नाम क्या था। देखिए एक एक चीज हम आपको बताएंगे कि देखो पुरुषपुर किसका नाम था? पुरुषपुर था आपका लाहौर का नाम। सॉरी, पेशावर का नाम जो था, पेशावर का नाम पुरुषपुर था। ठीक है, मछलीपट्टम का नाम तो अभी भी मछलीपट्टम की तरह है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिषपुर नाम था। ठीक है, क्या था आपका? प्रयाग ज्योतिषपुर इसका सही आंसर था। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी जो है आपके नाम है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे कि इलाहाबाद है, इलाहाबाद का पुराना नाम जो था, जो प्रॉपर इलाहाबाद है उसका कामरूप था। ठीक है, क्या था आपका? कामरूप। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? उत्तर भारत में आपको बताना है कि चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बद्रीनाथ नहीं है, गंगोत्री नहीं है, वैष्णो देवी नहीं है या फिर केदारनाथ नहीं है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप सभी लोग बताएं। तो देखिए अगर हम बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ध्यान दें, आपका बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री यानी वैष्णो देवी। ठीक है, क्या है आपका? वैष्णो देवी आपका चार धाम की यात्रा में नहीं आता है। तो चौथा आपका है कौन सा? बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, तो बचा क्या आपका? बचा आपका यमुनोत्री। ठीक है, तो क्या बचा आपका? यमुनोत्री इसका आंसर बचा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम बताइए। आप सभी को बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में सबसे पुराने संचालित बंदरगाह
का नाम बताइए। कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह। आपको बताना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आपका सबसे पुराना बंदरगाह वो कौन सा है। तो इसका हो जाएगा आपका कोलकाता। क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता पोर्ट जो है सबसे पुराना बंदरगाह, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और क्या कहते हैं, भारत में कुल जो है 13 बड़े बंदरगाह में हैं। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की हमारी क्लास में थोड़े से कम क्वेश्चन लिए गए थे, क्योंकि रोज जो है क्लास में थोड़े ज़्यादा प्रश्न हो जाते थे तो लंबी क्लास हो जाती थी। उसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे जो हैं बोरिंग महसूस करने लगते थे। तो और थोड़ा सा आज हम जो है काम की वजह से थोड़ा व्यस्त भी थे, तो इसीलिए आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त की जाती है। और मॉर्निंग में साइंस की क्लास और मैथ की क्लास कंटिन्यू रहेगी। और आपकी ऑफलाइन कोचिंग आपकी जल्दी से ही जल्दी शुरू हो जाएगी। जो भी लोग पुराने बच्चे हैं वो आपके रिटेन होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी लोग आपका हाँ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो भी लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने आ सकते हैं। तो जल्दी ही आपकी ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो रही है। आपका जो है नंबर आपके नीचे ब्लिंक कर रहे हैं, लिखे हुए हैं, तो आप उनमें से संपर्क कर सकते हैं और मैसेज करके पता कर सकते हैं टाइमिंग वगैरह क्या होगी। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुबह की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।